एक न्यूज़ जिसके अंदर नीति आयोग ने दो बैंक्स को प्राइवेटाइजेशन के लिए सेलेक्ट किया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओवरसीज़ बैंक। नतीजा, आज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तकरीबन 7% ऊपर है और इंडियन ओवरसीज़ बैंक तकरीबन 12% ऊपर है। तो हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। और आज हम इसी सेक्टर के रिगार्डिंग सारे पीएसयू सेक्टर्स जो सारे बैंक्स हैं उनका एक क्विक रिव्यू करेंगे और देखेंगे उनके अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मैं डेली बेसिस पे शाम को 7 बजे एक एनालिसिस एक वीडियो लेके आता हूं जिसके अंदर हम सारी जो है फंडामेंटली और टेक्निकली सारी बातें करते हैं और देखते हैं किस पर्टिकुलर शेयर में अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं हम डायरेक्टली स्क्रीनर के ऊपर। और स्क्रीनर के ऊपर अगर मैं चलूँ यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो कि आज तकरीबन 7.5% ऊपर था तो इसी को मैंने पिक किया है। और यहाँ पे अगर अपन पीयर कंपैरिजन में देखें तो ये सारे जो हैं ये तकरीबन 8 बैंक्स यहाँ पे आते हैं पीएसयू सेक्टर्स के। तो यहाँ पे देखेंगे 1 बाय 1 कि इनके चार्ट्स में क्या अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं और सब में क्या सिमिलरिटीज़ है। तो सबसे पहले तो सबसे फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात मैं करना चाहूँगा वो ये रहेगी यहाँ पे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो बुक वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे इन सारी बैंक्स की बुक वैल्यू जो है और करंट प्राइस जो है वो बुक वैल्यू के आसपास ही होगी और ज़्यादातर बैंकों की जो है उससे नीचे ही होगी। इससे साफ साफ इंडिकेशन ये मिलता है कि यहाँ पे काफ़ी एक ब्रॉड स्कोप जो है वो अवेलेबल है इन बैंक्स के लिए। एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी इन बैंक्स के लिए अवेलेबल है। अगर आप कंपेयर करेंगे प्राइवेट बैंक्स को लाइक एचडीएफसी को या कोटक को किसी को भी तो उनकी जो करंट प्राइस होगी वो बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर होगी। अगर मैं क्विकली यहाँ देखूँ, अगर एचडीएफसी बैंक को देखूँ यहाँ पे तो एचडीएफसी बैंक का देखिए यहाँ पे बुक वैल्यू 320 है और करंट प्राइस 1501 पे ट्रेड करा, तकरीबन 5 गुना। और भी देख लीजिए, आरबीएल बैंक को देख लीजिए। आरबीएल बैंक को अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इसका जो है करंट प्राइस तकरीबन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन तो भी ऊपर ही है, नीचे नहीं है, राइट, और काफ़ी ऊपर है अगर देखा जाए तो। उसके अलावा अगर आप कोटक बैंक को देखेंगे तो कोटक बैंक के अंदर जो है कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर ये देखिए 350 का बुक वैल्यू और करंट प्राइस जो यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तकरीबन 5 गुना पे ट्रेड कर रहे हैं। तो पीएसयू बैंक्स में अभी तक वो तेज़ी हुई नहीं है और पीएसयू बैंक काफ़ी ठंडे काफ़ी टाइम से हैं। लेकिन अब जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं और जिस तरीके से गवर्नमेंट एग्रेसिव है उसके अंदर या तो इन बैंक्स को मुनाफा देना होगा या फिर इनको प्राइवेटाइज होना होगा। ये दो ही ऑप्शन बचे हुए हैं क्योंकि अब इस तरीके से चीज़ें नहीं चलने वाली। ये एग्रेसिव गवर्नमेंट है और ये एक इनिशिएट लेके काम कर रही है और ये अच्छा भी है। और मतलब मिलीजुली प्रतिक्रिया हम कह सकते हैं। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इसके रिगार्डिंग, उस पर काफ़ी लोग नाराज़ हो गए थे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मैंने काफ़ी पहले ये एक वीडियो बनाया था। तो यहाँ पे ये मैंने प्राइवेटाइजेशन की बात की थी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया की मैंने बात की थी। काफ़ी नीचे लेवल पे बनाया था और काफ़ी ऊपर हैं अभी ये शेयर। तो यहाँ पे मैंने बात की थी तो काफ़ी लोग नाराज़ हो गए थे, इसलिए मैं बता दूँ मैं एक अपना एक ओपिनियन यहाँ रख रहा हूँ। मैं किसी को मतलब बुरा मत मानिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। अब यहाँ पे पहला पॉइंट जो है बुक वैल्यू के रिगार्डिंग हुआ तो यहाँ पे करंट प्राइस जो है अगर आप देखेंगे सारे प्राइवेट बैंक्स की काफ़ी ऊपर हैं बुक वैल्यूज़ के कंपैरिजन। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो सारे जो पीएसयू बैंक्स हैं उनकी अगर देखेंगे तो सबकी काफ़ी तकरीबन उसी रेंज में या उससे नीचे ही हैं। अगर आप यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, राइट, अगर आप देखें यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ, ये सारी बैंक्स का मैं ओपन कर लेता हूँ। तो अगर आप देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का देखेंगे तो यहाँ पे तकरीबन ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का थोड़ा अच्छा खासा है यहाँ पे और प्रॉफिटेबल बैंक भी है काफ़ी ये पीएसयू सेक्टर के अंदर। लेकिन अगर इसके अलावा अगर पीएनबी को देखा जाए तो बुक वैल्यू 58 है और करंट प्राइस है 43। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा को देखा जाए तो 147 बुक वैल्यू और अभी तकरीबन इसके आधे पे ट्रेड कर रहा है ये। उसके अलावा अगर इंडियन ओवरसीज़ बैंक को देखा जाए तो यहाँ पे बुक वैल्यू 9 है और करंट प्राइस ये है। उसके अलावा अगर यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया को देखा जाए तो सेम स्टोरी सबके अंदर नज़र आती है। यूनियन बैंक के अंदर सबके अंदर एक सेम ही स्टोरी यहाँ पे नज़र आती है। तो ये बात हो गई यहाँ पे। पहला तो ये रीज़न यही है कि इसका जो करंट प्राइस है अभी बुक वैल्यू के आसपास है और नीचे ही है बहुत सी बैंक्स का। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पे बाकी है अभी इन बैंक्स के लिए, इन सारे सेगमेंट में ग्रो करने के लिए। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मुझे लगता है कि इन बैंक्स के अंदर है। अगर हम बात करें तो उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सबसे पहले हम इसका जो पीएसयू सेक्टर है
उसी का हम एनालिसिस करते हैं सबसे पहले कि उसके अंदर क्या चार्ट पैटर्न, क्या एनालिसिस यहाँ पे है, क्या सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो जो ये हमें काफ़ी टाइम से जो है कंसोलिडेशन के अंदर है। यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली इसके अंदर थी, रैली के बाद में कंसोलिडेशन के अंदर आया और उसके बाद में तो काफ़ी नीचे आया, शार्प फॉल हुआ। तो सारे जहाँ पे निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, निफ्टी बैंक जो है वो लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन निफ्टी पीएसयू अभी भी उसी रेंज पे ट्रेड कर रहा है जहाँ से ये फॉल हुआ था, राइट। उसके अलावा अगर आप देखेंगे निफ्टी पीएसयू के अंदर, तो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल कहूँगा मैं, लाइक बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा फेवरेट है, आपको सबको पता ही होगा। ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये यहाँ पे बना और ये यहाँ पे बना, ये शोल्डर हुआ, ये यहाँ पे इसकी बॉडी हुई और ये यहाँ पे वापस तकरीबन उसी लेवल पे है ये यहाँ पे। और यहाँ से अच्छी खासी एक गुंजाइश जो है इस सेक्टर के अंदर नज़र आती है आने वाले टाइम में। और ये जब इस तरीके की रैली चलेगी तो ये लॉन्ग रन के लिए चलेगी। जिस तरीके से लॉन्ग रन के लिए कंसोलिडेट हुआ है यहाँ पे, जैसे लॉन्ग रन के लिए ये रैली ऊपर की साइड ही होने वाली है, पहली चीज़ ये। सेकंड बात, अगर हम देखें इन सारे जितने भी बैंक्स हैं इनका एनालिसिस हम करें अगर यहाँ पे टेक्निकल्स के अंदर, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से निफ्टी पीएसयू यहाँ पे जो काम कर रहा है, उसके अंदर जिस तरीके के चार्ट पैटर्न नज़र आ रहे हैं, एज इट इज़ चार्ट पैटर्न इन सारे बैंक्स के अंदर नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने यहाँ पे ये इसका हेड बना, उसके बाद में बॉडी बनी और उसके बाद में वापस से ये हेड बना और यहाँ से ब्रेकआउट दिया और काफ़ी अच्छा एक रन के अंदर जो है एसबीआई अच्छे लेवल पे यहाँ पे नज़र आता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो अगर मैं बैंक ऑफ इंडिया को देखूँ यहाँ पे, अगर मैं बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पे देखूँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को देख लेते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर भी सेम ही पैटर्न यहाँ पे था। अगर आप देखें यहाँ पे इसने एक वो बनाया, बॉडी यहाँ पे हेड बनाया, हेड बनाने के बाद में बॉडी बनाई और फिर वापस से हेड बनाया और फिर ब्रेकआउट दिया और ऊपर काफ़ी ऊपर आ चुका है। हमने तकरीबन इस लेवल पे यहाँ पे इसको एनालाइज किया था और अभी अच्छे खासे लेवल पे है यहाँ पे। तो ये हो गई बात यहाँ पे। और इसके अंदर स्कोप देखें तो अच्छा खासा स्कोप इसके अंदर भी नज़र आता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो इसका जो अभी तक तो यहाँ पे जो फॉल हुआ था वहीं पे उसी लेवल पे अभी ये पहुँचे हैं और उसके अलावा काफ़ी ऊपर इनको जाना है अभी काफ़ी। अगर ये प्राइवेटाइज होता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ है, तो प्राइवेटाइज होता है तो ये ऐसा भागेगा कि हाथ में भी नहीं आएगा, राइट। उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पे देखूँ मैं, तो बैंक ऑफ इंडिया के अंदर भी सिमिलर चार्ट पैटर्न नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इसने यहाँ पे भी ये हेड बनाया, फिर यहाँ पे बॉडी बनाई, फिर ये वापस यहाँ पे शोल्डर बनाया, सॉरी ये यहाँ पे ये शोल्डर बनाया, फिर ये हेड बनाया और फिर ये वापस से यहाँ पे जो है इसने शोल्डर बनाया और ये यहाँ से जो है ऊपर के लिए रेडी है बिल्कुल। और ये अच्छा खासा इसके अंदर भी वही अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पीएनबी के अंदर देखिए आप, पीएनबी के अंदर अगर हम चलें यहाँ पे, तो पीएनबी के अंदर भी इसी तरीके के पैटर्न्स हैं। यहाँ पे देखिए ये इसने शोल्डर बनाया, फिर यहाँ बॉडी बनाई, सॉरी हेड बनाया, उसके बाद में वापस ये रेडी है उसके लिए। तो सारे जब ये पूरा सेक्टर ही जब इस तरीके से अगर बिहेव करने लगे तो समझ जाइएगा कि एक ही रन में चलने वाले हैं और सारी चीज़ें होने वाली हैं। प्राइवेटाइज अगर नहीं भी होते हैं, ये मैं कह रहा हूँ, अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और ये इंडियन ओवरसीज बैंक प्राइवेटाइज भी नहीं होते हैं, तो भी इनके अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सारे पीएसयू बैंक, जितने भी पीएसयू बैंक हैं, सबके अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और एक रैली जब ये होगी तो ये लॉन्ग रन के लिए होगी, ये शॉर्ट टर्म के लिए होने वाली है नहीं। और मुझे लगता है कि प्राइवेटाइज हो भी सकते हैं, और मतलब 50-50 नहीं, मैं कहूँगा 70-80% है ये प्राइवेटाइज होंगे, 20% नहीं होंगे। और प्राइवेटाइज जब कोई चीज़ें होती हैं तो फिर वो किस तरीके से भागती हैं, उनके अंदर किस तरीके से एक वर्क स्ट्रक्चर उनके अंदर चेंज होता है और किस तरीके से वो प्रॉफिटेबल सोर्सेज बनते हैं। तो उससे सीधी बात है कि अगर वो प्रॉफिटेबल सोर्सेज होंगे तो स्टॉक भी उनके प्रॉफिटेबल होंगे और स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छे तरीके से मूवमेंट देंगे और अच्छी रैली उनके अंदर भी देखने को मिल सकती है। तो ये हो गई बात प्राइवेटाइजेशन के रिगार्डिंग। आज जो सेंट्रल बैंक क्योंकि बजट के अंदर ये चीज़ें आई थी कि 4 बैंक जो हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये 4 जो है ये लिस्ट के अंदर हैं जो कि प्राइवेटाइज हो सकते हैं।
तो उसके अंदर आज जो नीति आयोग जो हमारा थिंक टैंक है उसके अंदर ये चार में से 2 नाम उन्होंने सौंपे हैं, उसका जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इसी वजह से आज जो है 7% और तकरीबन 12% दोनों बैंक ऊपर थे। तो ये हो गई आज की बात। तो कोई भी डिसीजन लें तो अपना एनालिसिस ज़रूर करें। ये मेरा बस ओपिनियन है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।